हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा मैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ और हम लोग हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर विद्युत रसायन, बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है वो कर रहे थे, जिसमें हम लोग अब बहुत सारी बातें जान चुके हैं। और कल हमने जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें हम 2 नए शब्दों से मिले थे, चालकत्व और चालकता। इन दोनों के संबंध में हमने स्टडी कंप्लीट कर ली है। क्या परिभाषा है, क्या फॉर्मूला है, कब हमें यूज करना है, क्यों हम इन दोनों शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, चालकत्व और चालकता क्या यूज आएगा, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। चालकत्व और चालकता से आगे का टॉपिक हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोलर चालकता। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक विशेष प्रकार की चालकता जिसे कह रहे हैं मोलर चालकता। तो चालकता के बारे में आई होप आप लोग को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसे हम लिख सकते हैं कप्पा से। कप्पा से बिल्कुल हम लिख सकते हैं। और इसके लिए शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है चालकता के लिए, कि किसी 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य की जो चालकता है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसकी विशिष्ट चालकता कहेंगे। क्लियर है बात? आइए देखते हैं मोलर चालकता के बारे में। एक ही विलायक में और समान ताप पर विद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता में अंतर विघटन के फलस्वरूप बनने वाले आयनों के आवेश एवं आमाप तथा उनकी सांद्रता या विभव प्रवणता के अंतर्गत आयन के संचलन की सुविधा में भिन्नता के कारण होता है। अतः भौतिक रूप से एक अधिक अर्थपूर्ण राशि को परिभाषित करना आवश्यक है, जिसे मोलर चालकता, समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग आज? मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। और हमें इसकी बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्यों में से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उन सभी अनेकों प्रकार के विद्युत अपघट्य हो सकते हैं, जिनके प्रकार भी हमने पढ़ लिए हैं, कुछ उदाहरण भी हमने पढ़ लिए हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इन सभी की चालकता में अंतर होता है और वो अंतर डिपेंड करता है उनकी सांद्रता का जो डिफरेंस है उस पर, उनसे जो आयन बने हैं। यदि हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है तो हमें पता है कि विद्युत अपघट्य का वियोजन होगा, विघटन होगा और उससे आयनों का निर्माण होगा। तो जो आयन निर्मित हो रहे हैं विद्युत अपघटन की विधि में, उन आयनों का किस प्रकार का अमाप है, कैसी उनकी सांद्रता है, कैसी उनकी प्रकृति है, इस पर भी डिपेंड करती है किसी भी स्पेसिफिक विलयन की चालकता। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि भाई हर बार मान जो है वो परिवर्तित हो सकता है, फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चालकता के स्थान पर एक ज्यादा यूजफुल, ठीक है, ज्यादा यूजफुल, ज्यादा लॉजिकल टर्म जो है उसका यूज करते हैं, जो है मोलर चालकता। ठीक है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा एम से। क्लियर है बात? लैम्डा एम से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? मोलर चालकता को प्रदर्शित। लैम्डा मतलब चालकता, एम जो शब्द आया है वो आया है मोलर के लिए। तो मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम की आज हम बात कर रहे हैं। और लैम्डा एम से हम क्या निरूपित कर रहे हैं? मोलर चालकता को निरूपित कर रहे हैं। यह विलयन की चालकता से निम्नलिखित समीकरण से संबंधित है। तो आप देखिए, आप चालकता का मान पढ़ चुके हैं, चालकता किसे कहते हैं वो भी आप जानते हैं, और चालकता को हम कप्पा से बताते हैं, ये बात आपको पता है। तो अब हम ये बात यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि चालकता यानी कप्पा और लैम्डा एम में क्या संबंध होगा, कप्पा में और लैम्डा एम में क्या संबंध होगा, वो बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर है? तो ये परिभाषा के अनुसार आप देखिए, मोलर चालकता यानी लैम्डा एम, मोलर चालकता यानी लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन सी। ये है किसके लिए? यहाँ पे कप्पा के लिए है, कप्पा अपॉन सी यानी चालकता। कप्पा से हम क्या बताते हैं? विशिष्ट चालकता या चालकता, चालकता बटे सी से हम बता रहे हैं सांद्रता। सी से हम क्या बता रहे हैं? सांद्रता बता रहे हैं। तो मोलर चालकता जो है वो किस पे निर्भर करती है? चालकता और सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की चालकता और सांद्रता पर। क्लियर है बात? उपरोक्त सूत्र के अनुसार
किसी विलयन के 1 मोल में उपस्थित आयनों की चालकता ही उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो आपको यही ध्यान देना है, जब मैं मोलर चालकता की बात कर रही हूँ तो मैंने एक बात यहाँ पे फिक्स कर दी है। कौन सी बात फिक्स कर दी है कि हम जिस भी सेल का यूज कर रहे हैं, जिस भी विद्युत अपघट्य का यूज कर रहे हैं, उसकी सांद्रता मैंने फिक्स कर दी है। कहाँ पे फिक्स कर दिए? 1 मोल। ठीक है, अब 1 मोल में कितने भी आयन बने, बस सांद्रता 1 मोल होनी चाहिए। यदि उस 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जितने भी आयन बन रहे हैं, उन आयनों की जो कुल चालकता है उसे ही हम क्या कहेंगे? उस विलयन की मोलर चालकता। क्लियर है? और मोलर चालकता का संबंध चालकता से होता है, चालकता कप्पा अपॉन सी। ये इसका सीधा सा संबंध है जो हमें यूज करना पड़ेगा जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय। समीकरण में यदि कप्पा सीमेंस मीटर इनवर्स में हो एवं सांद्रता C को मोल प्रति मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाए तो लैम्डा m यानी मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा? सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये देखिए मीटर इनवर्स क्यूब है तो यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे मीटर प्रति मोल है, तो ये दोनों कट के हमारे पास क्या बच गया? मीटर स्क्वायर और प्रति मोल। क्लियर है बात? यह ध्यान देने योग्य है कि 1 मोल प्रति मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है बात? अतः हम इस प्रकार यूज कर सकते हैं, लैम्डा m बराबर सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल, सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल बटे 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब इंटू मोलरता, कप्पा अपॉन मोलरता। मोलरता क्या है? सांद्रता बताने का ही तो एक तरीका है। समझ आ रही है बात? तो हम क्या यूज कर सकते हैं? यदि हम कप्पा का मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं एवं सांद्रता का मात्रक मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स लेते हैं तो लैम्डा m का मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होगा। इसे निम्नलिखित समीकरण का उपयोग कर परिकलित किया जा सकता है। तो आपके सामने है लैम्डा m बराबर कप्पा, दिख रहा है आपको? ये मात्रक है सभी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। कैपिटल M से हम मोलरता को लिखते हैं, ये बात भी हमें पता है। तो लैम्डा m का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं यदि मोलरता दी गई है, अदरवाइज आप लैम्डा m का फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं कप्पा अपॉन सी। लेकिन इसके लिए आपको सांद्रता पता होनी चाहिए। अगर सांद्रता दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब में जब भी हमें सांद्रता दी होगी तो हमें ये फॉर्मूला जो है कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, m मतलब मोलरता, ये फॉर्मूला यूज करना है। दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। आई होप समझ आ रही है बात आपको मोलर चालकता से संबंधित। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सामान्यतः दोनों प्रकार के मात्रक प्रयुक्त किए जा सकते हैं जो इस प्रकार संबंधित हैं। 1 सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति मोल, क्लियर है, बराबर होता है 10 की घात 4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्लियर है बात? या फिर सेम ही बात, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल बराबर 10 की घात -4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्लियर हुई बात आपके दिमाग में? चलिए आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी जो यूनिट्स है इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर मीटर स्क्वायर में दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में किस तरह से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, मीटर स्क्वायर जनरली नहीं आता है क्वेश्चन, जो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन किस तरह से करना है आपको। आगे देखिए, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो आप चालकता भी पढ़ चुके हैं, मोलर चालकता भी पढ़ चुके हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सांद्रता। ये सांद्रता का मतलब आपको पता है, विद्युत अपघट्य के लिए मुझे विद्युत अपघट्य बनाना है तो मैंने क्या करना है? विधायक ले लेना है,
और उसमें विलय ऐड करना है। बिल्कुल, मैंने इसमें विलय ऐड कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो मेरा क्या बन गया? विलियन बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, सांद्रता को देखती हूँ, यानी या तो मैं विलय और ऐड करती रहती हूँ, या फिर अगर मैं विलय और अधिक ऐड कर रही हूँ तो मैं उसकी सांद्रता बढ़ा रही हूँ। यदि मैं विलायक और अधिक ऐड करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी तनुता बढ़ाती हूँ। तो ये दोनों शब्दों के अनुसार आपको ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। सांद्रता बढ़ाना मतलब विलय मिलाना, तनुता बढ़ाना मतलब विलायक बढ़ाना। अल्टीमेटली हम इन दोनों शब्दों से बताते क्या है, क्या बताते हैं? विलयन की सांद्रता का ही तो बात करते हैं। तो विलयन की सांद्रता यदि हम बदलें, चाहे हम विलय मिलाएं चाहे हम विलायक मिलाएं, परिवर्तित क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता। और यदि हम सांद्रता परिवर्तित करते हैं तो चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है या नहीं? और अगर होता है तो किस प्रकार का होता है? हमें कैसे पता चलेगा? कोई रिलेशन है, कुछ वास्तविकता है तो क्या है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर है बात? आइए डिस्कस करते हैं। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। आपने देख लिया, वैसे भी आपको ये बात अब तो क्लियर है कि मोलर चालकता जो शब्द हमने परिभाषित किया है वो किस आधार पर परिभाषित किया है? इसी आधार पर किया है ना कि सांद्रता जो है विद्युत अपघट्य की वो हमने फिक्स कर ली है। तो यदि आप सांद्रता ही परिवर्तित कर रहे हैं तो मोलर चालकता का मान तो परिवर्तित होगा ही, वो तो निश्चित रूप से परिवर्तित होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो किस प्रकार परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन हमें परिलक्षित होगा, ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है। क्लियर है बात? दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर, ध्यान से देखेंगे, घटाने की बात की जा रही है। सांद्रता घटाना मतलब विलय नहीं बल्कि विलायक मिला देना, समझ रहे हो? यानी तनुता बढ़ा देना। तो सांद्रता घटाना मतलब तनुता बढ़ाना, मतलब विलय नहीं बल्कि विलायक और अधिक मात्रा में मिलाना। तो सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है, चालकता हमेशा घटती है। ये बात आपको देखनी है और ये बात तो आपको दिमाग में बिठा लेनी है, लेकिन किस प्रकार घटती है, क्या परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन परिलक्षित है, कितना ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये सब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। और जैसे जैसे आप समझेंगे ये टॉपिक आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो यही है, दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती। चालकता, विशिष्ट चालकता की बात हो रही है। इसकी इस तथ्य से व्याख्या की जा सकती है कि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। तो आपने क्या देखा, अभी अभी सांद्रता की हम बात कर रहे हैं और सांद्रता का हम संबंध किससे पढ़ रहे हैं भाई? सांद्रता हमने क्या कर दी? कम कर दी, ठीक है, यानी हमने विलायक मिला दिया। तो इससे क्या हुआ? चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता का आपको मतलब पता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? कप्पा से करते हैं। इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी घट जाती है। क्यों घट गई है? आपने ध्यान देना है। चालकता का मतलब क्या है? 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो विलियन है। अब विलियन तो उतना ही रहेगा आपका, विलियन का आयतन परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने सांद्रता घटाई उस गिवन वॉल्यूम में जो आयतन आपके पास था जिसे आपने फिक्स कर लिया है, उस फिक्स आयतन में उपस्थित जो आयन है उन आयनों की संख्या जो है वह घट रही है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, यदि हम विलयन या विद्युत अपघट्य की बात करें तो वहां की जो चालकता है किस पर निर्भर करती है? आयनों के कारण चालकता होती है। तो यदि दिए गए आयतन में आयनों की संख्या ही घट गई है तो चालकता भी निश्चित रूप से घटेगी। चालकता यानी कप्पा की बात हो रही है। क्लियर है? आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? घटेगी और क्यों घटेगी ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गई बात? आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है।
चालकता को हम परिभाषित कर चुके हैं। चालकता का क्या मतलब है, विलयन के इकाई आयतन में, जैसे 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आयतन आपने लेना है उसका जो चालकत्व है, उसका जो जी है वही क्या बन जाता है, उसका कप्पा बन जाता है। इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर है। जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। यह निम्नलिखित समीकरण से भी स्पष्ट होता है। जी मतलब चालकत्व बराबर कप्पा इंटू ए अपॉन एल। ए क्या था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। एल क्या है, एल क्या है, अनुप्रस्थ, सॉरी, आपने जो सेल लिया है उसमें जो इलेक्ट्रोड लिए हैं उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, और उन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है एल। क्लियर है। यदि ए व एल दोनों ही उपयुक्त इकाइयां मीटर या सेंटीमीटर में है तो हमारे पास यहाँ दोनों एक एक हैं, यानी आपकी जो आपने सपोज ये आपने सेल लिया है, ठीक है, इस तरह से ले लो। चलो मैं इसको थोड़ा और ठीक से आपको बता देती हूँ। सपोज आपने एक सेल बनाया है जो इस प्रकार है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग के लिए, और इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड ले लिए जी। कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड है देखेंगे ध्यान से, सभी इलेक्ट्रोडों की बात कर रही हूँ मैं। एक इलेक्ट्रोड है आपका ये वाला, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसका पूरा ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दूसरा इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये वाला, इन दोनों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के मध्य की जो दूरी है, यहाँ पे इसकी बात करें, ये जो दूरी है ये है 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपने विलियन पढ़ लिया, तो उस विलियन का कुल आयतन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, हुआ कि नहीं। तो जब हमारे पास इकाई आयतन है, इकाई आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस वक्त विलियन की जो चालकत्व है वही क्या बन जाता है, उसकी चालकता बन जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, यदि A बराबर L बराबर 1 हो जाए तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बचेगा, G बराबर कप्पा। यही बात आपको बताई है इस चित्र के माध्यम से। क्लियर हो गई ये बात सभी के दिमाग में। आइए आगे देखते हैं। किसी दी गई सांद्रता पर एक विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन का चालकत्व है। मैंने अभी भी जो आपको चित्र बना के दिखाया उसमें मैं आपको बता क्या रही हूँ, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उनके मध्य की दूरी के अनुसार बताना क्या चाह रही हूँ मैं आपको, कि हमने उस उतने पात्र में कितना विद्युत अपघट्य भर लिया है। कितना भरा है मतलब हम उसके आयतन की बात कर रहे थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, विलयन का आयतन ही तो है जो हमने उतने उस सेल में भरा था। क्लियर है बात। तो मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन का चालकत्व है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो। ये बात हम पढ़ चुके हैं मोलर चालकता के बारे में। तथा जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लैम्डा m बराबर कप्पा A अपॉन L, दोनों का मान, यदि L आपके पास 1 है, A आपके पास 1 है, तो आपके पास लैम्डा m का मान क्या बच जाता है, कप्पा तो एज इट इज होता है, कप्पा इंटू V, बचा कि नहीं। V क्या है, वही आयतन है जो हमने 1 सेंटीमीटर दूर स्थित और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोनों के मध्य जितना भी विलयन भरा है उसके आयतन को हम क्या कह रहे हैं, V कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ A बटे L के स्थान पर मैं क्या यूज कर सकती हूँ, V यूज कर सकती हूँ। तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू V। V समझ आ गया, आयतन है। अब देखिए सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। ध्यान पड़ रहा है आपको। हमने चालकता की बात अगर जब की थी तो हमने कहा था कि सांद्रता यदि घटाएंगे तो चालकता घट जाएगी, लेकिन मोलर चालकता में बिल्कुल उलट बात हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि सांद्रता घटाते हैं यानी तनुता बढ़ाते हैं, यानी विलायक और अधिक मिला रहे हैं, तो मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुल आयतन भी बढ़ जाता है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो।
और यह पाया गया कि विलयन के तनुकरण पर आयतन में वृद्धि कप्पा में होने वाली कमी की तुलना में कहीं अधिक होती है। समझ रहे हो बातों को? मैं फिर से आपको ठीक से थोड़ा बता देती हूँ। उसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, सेल ले लिया, सेल में हमारे पास विद्युत अपघट्य इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास इतना विलयन था, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 मोल जो है 1 मोल विलयन हमारे पास उपस्थित है। अब इसमें कितने भी आयन उपस्थित हैं, इस पूरे विलयन की जो चालकता है इसे हम कह रहे हैं लैम्डा एम मोलर चालकता। क्लियर हो गई बात? आयन उतने ही हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा विलय और मिला दिया जी। विलय मिलाने का मतलब क्या कर दिया, सांद्रता मैंने घटा दी। सांद्रता घटाएंगे बेटा तो हम लोग विलय नहीं, सॉरी विलायक यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे विलायक और मिला दें। सपोज मैंने जल में ही कोई घोला तो मैंने थोड़ा जल जो है वो और ऐड कर दिया। विलायक मिलाने पर मैंने क्या किया, तनुता बढ़ा दी और सांद्रता घटा दी। अब जैसे ही मैंने विलायक ऐड किया तो बेटा इसका जो आयतन है वो तो बढ़ेगा कि नहीं, तो ये आयतन जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो गया मुझे, इतना आयतन जो है वो बढ़ गया। अब आयन उतने ही है, क्यों, आयन किसके हैं, विलय के, तो आयन तो उतने ही हैं, लेकिन आयनों को मूव करने के लिए जो एरिया है वो ज्यादा मिल गया। पहले इतना था, अब इतना है। और आयनों के गमन के कारण ही चालकता होती है। किसी भी विलयन की चालकता जो है वो आयनों के गमन के कारण है कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या हुआ, ज्यादा फ्री स्पेस मिलने के कारण आयनों की गति बढ़ गई और इस कारण से क्या हुआ, मोलर चालकता जो है वह भी बढ़ जाती है। चालकता नहीं, मोलर चालकता की बात हो रही है। वो तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर या विलायक और अधिक मिलाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। चालकता मोलर चालकता अलग अलग शब्द, कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए आगे देखते हैं। भौतिक रूप से इसका अर्थ यह है कि दी हुई सांद्रता पर लैम्डा एम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि, ध्यान से देखेंगे, यह वैद्युत अपघट्य के उस विलयन के उस आयतन का चालकत्व है जिसे चालकता सेल के परस्पर इकाई दूरी पर स्थित, इकाई दूरी मैंने आपको बता दिया है दूरी कितनी लेनी, इकाई 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। इकाई दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है एवं जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वह विलयन के उस पर्याप्त आयतन को समायोजित कर सके जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला। तो ये वही बात है, ये जितना मैंने आपको जो यहाँ पे पढ़ के बताया है ये वही बात है जो बेटा हमने अभी अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाई थी। इस तरह से मैंने चित्र बनाया था, सेल बनाया था कि दोनों प्लेटों का आयतन, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये रही प्लेट, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा, और इनके मध्य की जो दूरी है वह भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इतनी बात, बस वही बात फिर से कही गई है। तो हमने इस इतने बड़े पात्र में जो विलयन लिया उसकी चालकता को ही हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कह देते हैं, ठीक है। जब सांद्रता 0 की ओर पहुंचने लगती है, सांद्रता 0 की ओर, यानी मैं क्या करते जा रही हूँ, उसमें लगातार विलायक जो है मिलाती जा रही हूँ, यानी सांद्रता घटाती जा रही है, सांद्रता कम करते जा रही हूँ, तनुता जो है वो अत्यधिक बढ़ाती जा रही है। यह है बात। जब सांद्रता 0 की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। यानी जब तनुता अत्यधिक हो गई है, विलय जो है वो बहुत कम, नगण्य के लगभग है, विलायक हद से ज्यादा, सीमा से ऊपर, यानी सीमांत, तो उस वक्त जो मोलर चालकता है वो क्या बन जाती है, सीमांत मोलर चालकता बन जाती है। एवं इसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा नॉट एम से। ये क्या है, लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम मतलब सीमांत मोलर चालकता। सांद्रता के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होगा, हमें पता है। इन दोनों के वियोजन
में भी अंतर होता है, इनके आयनन के निर्माण में भी अंतर होता है, तो उसी प्रकार से इनके लैम्डा एम यानी मोलर चालकता में भी जो परिवर्तन होगा सांद्रता के साथ साथ वो भी अलग अलग होगा। तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों में? कौन से दोनों? प्रबल और दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में यदि हम तनुता बढ़ा रहे हैं, यदि हम सांद्रता घटा रहे हैं, तो मोलर चालकता का परिवर्तन किस प्रकार से हमें दिखाई देगा, हम कैसे समझेंगे उसको, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप समझ आ रही है बातें आप सभी को। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए, ये ग्राफ आपके सामने बनाया गया है, इसमें दो प्रकार के विद्युत अपघट्य लिए गए हैं, एक है एसिटिक अम्ल और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, ये जो एसिटिक अम्ल है ये दुर्बल अपघट्य है, आप जानते हैं इतनी बात, बिल्कुल दुर्बल अपघट्य है। KCl जो है यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य, ये बातें आपको पता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य, पोटेशियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्लियर है? जब आप इन दोनों के ग्राफ को देखते हैं तो देखो बेटा, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इस एक्सिस पर मैंने ली है सांद्रता मोल प्रति लीटर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ली है मोलर चालकता लैम्डा एन यानी मोलर चालकता। जब आप इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो सांद्रता है इस तरफ सांद्रता जो है वह कम हो रही, इस तरफ सांद्रता कम हो रही है, यानी तनुता बढ़ रही है। क्लियर है बात? तो हम क्या देख रहे हैं, KCl के लिए देखो, इसकी सांद्रता में कमी के साथ साथ यानी तनुता में वृद्धि के साथ साथ लैम्डा एन मोलर चालकता में कमी हो रही है। देखिए, पहले यहाँ पे आपको प्राप्त हो रही है और लास्ट में जाके यहाँ कहीं पे आपको इसकी मोलर चालकता का मान पता चलेगा, यानी पहले जो मान था उससे अंतिम मान जो है वो कम प्राप्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ जी। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे तनुता जो है उसको इतना अधिक बढ़ा दिया कि सांद्रता जो है वो शून्य के बराबर पहुंच गई, यहाँ पे शून्य के बराबर पहुंच गई। तो जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोलर चालकता है वो भी बढ़ेगी, जिस प्रकार यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वृद्धि हुई है, ये वृद्धि का मान है। उसी प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य के मान में भी वृद्धि होती है, और वृद्धि किस प्रकार दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई है ये वृद्धि, ये फर्स्ट पॉइंट है आपको मोलर चालकता का, और लास्ट में जाके यही यहाँ कहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं पर भी ये एक्सिस इस एक्सिस को कट नहीं कर रही है ये लाइन, यानी हम कोई फिक्स मान जो है वो यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? यदि प्रबल विद्युत अपघट्य की बात की जाती है, लैम्डा एम के लिए प्रबल विद्युत अपघट्य की बात की जाती है, तो ये जो ग्राफ है इसको मैं अगर थोड़ा बढ़ा दूंगी तो यहाँ कहीं पे मुझे फिक्स वैल्यू मिल जाएगी अनंत तनुता पर भी। लेकिन जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो परिवर्तन तो साफ दिखाई दे रहा है कि तनुता बढ़ाने पर, सांद्रता कम करने पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में बहुत अधिक वृद्धि हो रही। देखिए, आप यहाँ से यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है KCl के लिए, लेकिन एसिटिक अम्ल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ज्यादा फर्क पड़ता है मोलर चालकता के मान पर, जब हम उनकी सांद्रता में कमी कर रहे हैं। क्लियर हुई है बात सभी के दिमाग में अच्छे से? तो आपने देख लिया कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की दोनों की मोलर चालकताओं का मान बढ़ जाता है जब हम सांद्रता कम कर रहे हैं। और इस ग्राफ की सहायता से यदि आप प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बढ़े हुए मोलर चालकता के मान का पता लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से प्राप्त भी हो जाएगा, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अत्यंत तनुता पर, ठीक है, लगभग जहाँ पे 0 सांद्रता हो रही है वहां पे ये ग्राफ, ये लाइन इस एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रही, तो हमें कोई फिक्स मान भी दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए प्राप्त नहीं होता है। क्लियर हो रही है बातें आप लोगों के दिमाग में? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ को पढ़ के देखकर पता लगा सकते हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है मोलर चालकता में। क्लियर है बात? आगे देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए
प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम यानी मोलर चालकता का मान तनुता के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। ये हमने देखा है, केसीएल का ग्राफ देखा है, ज्यादा परिवर्तन नहीं था, थोड़ा सा परिवर्तन था, इस तरह से ग्राफ हमें प्राप्त हुआ था। एवं इसे इस समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कौन से समीकरण देखिए, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की पावर हाफ। सी क्या है, सांद्रता, लैम्डा नॉट एम क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, और ए क्या है, अर्हीनियस कांस्टेंट है। यह देखा जा सकता है कि यदि लैम्डा एम मोलर चालकता को सांद्रता के विपरीत आरेखित किया जाए तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। बिल्कुल हुई थी हमें केसीएल के लिए, जिसका अंतःखंड लैम्डा नॉट एम यानी सीमांत मोलर चालकता एवं ढाल जो है वो ए माइनस ए के बराबर होती है। दिए गए विलायक एवं ताप पर स्थिरांक ए का मान विद्युत अपघट्य के प्रकार अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्य के वियोजन से उत्पन्न धन आयन एवं ऋण आयन के आवेशों पर निर्भर करता है। अतः NaCl, CaCl2, MgSO4 क्रमशः 1, 11, 21 व 22 वैद्युत अपघट्य के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रकार के सभी वैद्युत अपघट्यों के लिए A का मान समान होता है। तो 11, 21 और 22 का क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, ये लीजिए NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl जो है वो वियोजित होगा विद्युत अपघट्य के दौरान विद्युत धारा की उपस्थिति में, और इससे दो प्रकार के आयन मिलेंगे, एक तो Na+ और दूसरा है Cl-। ठीक है, कि कौन कौन से आयन बने, धनायन और ऋणायन, जिनकी संख्या है 1, 1। तो ये किस प्रकार के विद्युत अपघट्य की श्रेणी में चला गया, 1, 1 की श्रेणी में। दूसरा जो है वो है CaCl2। यदि यह अपघटित होगा तो कैल्शियम आयन बनेगा 1, लेकिन क्लोरीन आयन कितने बनेंगे, 2। तो 1, 2। समझ आ गई बात आपको, कैल्शियम आयन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लियर है, तो इसलिए हम इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को क्या कहेंगे बेटा, हम इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को कहेंगे 1, 2। तीसरा है आपके पास MgSO4। MgSO4 में देखिए मैग्नीशियम आयन बना 1, Mg2+ प्लस सल्फेट आयन बना 1, 2-। तो इसे हम 2, 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों के ऊपर आवेश जो है वो है 2। तो ये किस प्रकार का विद्युत अपघट्य हो गया हमारा, दो प्रकार का विद्युत अपघट्य। तो मैंने जो आपको लास्ट टाइम में जो ये इक्वेशन दिखाई है, यहाँ पे लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम का मतलब आपको पता है, सी का मतलब है सांद्रता, ए क्या है, ये जो ग्राफ आपको मिला इसकी जो ये स्लोप है, ये जो ढाल है ये नेगेटिव है, बिल्कुल ऋणात्मक ढाल है। इसी से इस ढाल से हमें किसका पता चलता है, ए का पता चल रहा है, जो जनरली कहती है माइनस है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस हमने यूज किया है। क्लियर हो गई बात। अभी आपने जो बात पढ़ी है वो है केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की यदि हम बात करते हैं तो बेटा उनके लिए हम ग्राफ देखकर, ग्राफ की सहायता से सीमांत मोलर चालकता का जो मान है वो हम पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी अंतःखंड, ग्राफ का अंतःखंड हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा। हम चाहे जितना भी बढ़ा दें, क्योंकि ग्राफ कैसा था, इस तरह का था ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इस तरह का ग्राफ था जिसमें हमें इस प्रकार की वृद्धि प्राप्त हुई थी। अब आप इस लाइन को चाहे जितना ऊपर बढ़ा लो, इस लाइन को चाहे जितना ऊपर बढ़ा लो, कहीं पे भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, तो हमें एक विशिष्ट मान प्राप्त नहीं होगा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। तो आप देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या कहा गया है, एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। जब इनकी सांद्रता बहुत ज्यादा है तो वियोजन बहुत कम है, लेकिन जब सांद्रता कम है, तनुता बहुत अधिक है, तो इनका वियोजन तेजी से होने लगता है। अतः ऐसे विद्युत अपघट्यों के मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। परिणाम स्वरूप 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के
कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इन प्रकरणों में विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप तनुकरण पर मोलर चालकता तेजी से बढ़ती है। हमने देखा, हमने जो ग्राफ प्राप्त हुआ था वो इस तरह का प्राप्त हुआ था। जब सांद्रता ज्यादा तब तो धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब सांद्रता कम कर दी तो अचानक से तीव्रता से चालकता के मान में वृद्धि दर्ज की गई। किसके लिए ऐसा ग्राफ इसके लिए मिला था हमें? एसिटिक अम्ल के लिए। और एसिटिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो सांद्रता के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता सांद्रता में कमी के साथ बहुत अधिक वृद्धि नहीं देती, लेकिन देती है। और प्रबल विद्युत अपघट्यों में अंतःखंड हमें प्राप्त हो जाता है ग्राफ में, जिसकी सहायता से हम उनकी सीमांत मोलर चालकता का पता कर सकते हैं, जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में हमें नहीं प्राप्त होता और हम इनकी सीमांत मोलर चालकता का कोई विशेष मान, कोई फिक्स मान प्राप्त नहीं कर पाते। क्लियर है बात? तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए हम किस प्रकार इनकी मोलर चालकता में हुए परिवर्तन को नोट करते हुए सीमांत मोलर चालकता का मान का पता लगाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं का जो परिवर्तन है वो ग्राफ की सहायता से समझना मेरे ख्याल से आपको आ गया है। दोनों का जो इतना ग्रेट डिफरेंस है वो किस कारण से, वो भी आपको पता चल गया। प्रबल विद्युत अपघट्य शुरू में ही पूर्णतः वियोजित हो जाता है, तो सांद्रता में कमी के साथ वियोजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों में फर्क पड़ता है। जब हम सांद्रता को कम करेंगे तो वियोजन की मात्रा उनमें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल है, वो तेजी से वियोजित ही नहीं होता, तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से इनके मोलर चालकता में तनुता के साथ अत्यधिक वृद्धि होती है। और किस प्रकार इनकी वृद्धि को, किस प्रकार इनकी सीमांत मोलर चालकता के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आई ये बात। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।